आज है इलेक्ट्रीशियन का सेट 1 है जो इल्यूमिनेशन अप्रदीप्त टॉपिक का इल्यूमिनेशन सेट 1 है। पहला क्वेश्चन कर रहा है और फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इल्यूमिनेशन का फर्स्ट टॉपिक है और इसका फर्स्ट टॉपिक है तो सेट 1 है इल्यूमिनेशन का है। और फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ज्योति तीव्रता का मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ज्योति तीव्रता का किसका मापने है तो कैंडेला में मापा जाता है ज्योति तीव्रता को। ज्योति फ्लक्स की इकाई क्या है तो ज्योति फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन है। क्या ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स की इकाई। नेक्स्ट करा कि प्रदीप्त ई और प्रदीप्त यानी इल्यूमिनेशन और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है तो इस नियम को व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहा जाता है। इस प्रदीप्त ई और दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है और इस नियम को किस नियम से जाना जाता है तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहा जाता है। प्रदीप्ति ई और दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है और इस नियम को किस नियम से जाना जाता है तो व्युत्क्रम के नियम से जाना जाता है। व्युत्क्रम के नियम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किसी सतह पर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेगा तो किस उपकरण का प्रयोग करेगा तो लक्स मीटर का प्रयोग करता है। किसी सतह पर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका तो लक्स मीटर का प्रयोग करता है तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट करा कि प्रदीप्त की इकाई क्या है तो प्रदीप्त का इकाई क्या हो जाएगा तो लक्स हो जाएगा। इल्यूमिनेशन का इकाई क्या हो जाएगा तो लक्स होता है प्रदीप्त का। करा कि टंगस्टन फिलामेंट में लैंप को और किस नाम से जाना जाता है तो किस नाम से जानेगा तो इसे जाना जाता है दीप्तिमान लैंप यानी इंसिडेंस लैंप के नाम से जाना जाता है। टंगस्टन फिलामेंट लैंप को किस और नाम से जाना जाता है तो दीप्तिमान लैंप या इंसिडेंट लैंप कहा जाता है। करा कि फिलामेंट लैंप में निष्क्रिय गैस भरने का उद्देश्य क्या होता है तो इसका निष्क्रिय गैस भरने का उद्देश्य होता है फिलामेंट के वाष्पीकरण को कम करने के लिए। फिलामेंट लैंप में निष्क्रिय गैस भरने का क्या उद्देश्य होता है तो फिलामेंट वाष्पीकरण को कम करने के लिए फिलामेंट लैंप में निष्क्रिय गैस भरने का उद्देश्य होता है फिलामेंट के वाष्पीकरण को कम करने के लिए होता है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक दीप्तिमान लैंप में फिलामेंट के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है तो किस सामग्री का उपयोग करेगा तो टंगस्टन का प्रयोग करता है। एक दीप्तिमान लैंप में फिलामेंट के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। एक दीप्तिमान लैंप में फिलामेंट के रूप में किस सामग्री का उपयोग करेगा तो टंगस्टन का उपयोग करेगा। दीप्तिमान लैंप में फिलामेंट के रूप में किस सामग्री का उपयोग करेगा तो टंगस्टन का करता है। नेक्स्ट करा कि चकाचौंध और छाया से बचने के लिए किस लाइटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है तो चकाचौंध और छाया से बचने के लिए किस लाइटिंग का प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रयोग करते हैं तो इनडायरेक्ट लाइटिंग का अप्रत्यक्ष लाइटिंग का प्रयोग किया जाता है चकाचौंध और छाया से बचने के लिए अप्रत्यक्ष प्रकाश का। नेक्स्ट करा कि एक निर्वात में लैंप में फिलामेंट कहाँ संचालित किया जाता है तो एक निर्वात लैंप में फिलामेंट को कहाँ संचालित करेगा तो ये संचालित करता है वैक्यूम में। एक निर्वात लैंप में फिलामेंट कहाँ संचालित करेगा तो वैक्यूम यानी निर्वात में करेगा। करेगा कि एक लैंप में ज्योति दक्षता यानी ल्यूमेन इफिशिएंसी की इकाई क्या होती है तो ल्यूमेन इफिशिएंसी की इकाई क्या होता है तो ल्यूमेन पर वाट होता है। ल्यूमेन पर वाट होता है। एक लैंप की ज्योति दक्षता की इकाई क्या होता है तो ल्यूमेन पर वाट होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अलग अलग वाट क्षमता जैसे 100 वाट और 200 वाट के दो लैंपों की श्रेणी में जोड़ा जाए 100 वाट और 200 वाट के दो लैंपों की श्रेणी में जोड़ा जाए तो क्या होगा तो इसका क्या होगा तो 100 वाट वाला लैंप अधिक चमकेगा। 100 वाट वाला लैंप क्या होगा तो अधिक चमकेगा। यदि अलग अलग वाट क्षमता वाले 100 वाट और 200 वाट वाले दो लैंपों को श्रेणी में जोड़ा जाए तो क्या होगा तो 100 वाट वाला लैंप अधिक चमकेगा 100 वाट वाला। नेक्स्ट कह रहा है कि नियॉन साइन ट्यूब में नियॉन गैस द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग कैसा होगा
तो इसका कैसा होगा, तो ये लाल और नारंगी हो जाएगा, इसका लाल और नारंगी हो जाता है, रेड और ऑरेंज कलर हो जाएगा नियॉन गैस द्वारा उत्पन्न। रंग कैसा होगा, तो लाल और नारंगी हो जाएगा। HPSB लैंप का पूर्ण रूप क्या होता है, तो HPSB का लैंप पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो हाई प्रेशर सोडियम वेपर हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, HPSB का पूर्ण नाम क्या होता है, हाई प्रेशर सोडियम लैंप हो जाएगा, हाई प्रेशर सोडियम लैंप हो जाएगा। नेक्स्ट करा है कि सोडियम वेपर लैंप में पूरी चमक पर पहुंचने के बाद किस रंग का प्रकाश देता है। सोडियम वेपर लैंप पूरी चमक पर पहुंचने के बाद किस रंग का प्रकाश देगा, तो ये देता है येलो कलर का। सोडियम वेपर लैंप में पूरी चमक पर पहुंचने के बाद किस रंग के प्रकाश देगा, तो ये येलो कलर देता है। पूरी चमकने के बाद सोडियम वेपर लैंप पीला कलर देगा। नियॉन साइन ट्यूब में कार्यशील वोल्टेज कितना होता है, तो इसका कार्यशील वोल्टेज कितना होगा नियॉन लैंप का, तो इसका 2000 से लेकर 15,000 तक वोल्ट तक होता है। नियॉन साइन ट्यूब का कार्यशील वोल्टेज कितना होता है, तो 2000 वोल्ट से 15,000 वोल्ट तक होता है। नेक्स्ट करा है कि नियॉन साइन लैंप सर्किट में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। नियॉन साइन लैंप सर्किट में किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेगा, तो इसका प्रयोग किया जाता है नियॉन साइन लैंप में किस ट्रांसफार्मर सर्किट का प्रयोग करेगा, तो उच्च रिएक्टेंस स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। उच्च लीकेज रिएक्टेंस स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। उच्च रिएक्टेंस स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। उच्च रिएक्टेंस स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। नियॉन साइन लैंप सर्किट में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो उच्च रिएक्टेंस सेटअप स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। नियॉन साइन लैंप में उच्च रिएक्टेंस स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर कह रहा है कि सोडियम वेपर लैंप सर्किट में कैपेसिटर का क्या कार्य होता है, तो इसका कैपेसिटर का क्या कार्य रहेगा, तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए होता है कैपेसिटर क्या करता है, सोडियम वेपर लैंप सर्किट में तो पावर फैक्टर को सुधारती है। नेक्स्ट करा कि हैलोजन लैंप में कौन सी गैस भरा होता है, हैलोजन लैंप में, तो इसमें हैलोजन समूह की गैस भरा रहता है हैलोजन लैंप में। कह सोडियम वेपर लैंप की औसतन जीवन काल कितना होता है, तो इसका औसतन जीवन काल होता है 1000 घंटा होता है। कितना होता है, तो 1000 घंटा होता है सोडियम वेपर लैंप का औसतन जीवन काल। लैंप में कुंडलित कॉइल फिलामेंट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, तो लागत को प्रकाश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। लैंप में कुंडलित कॉइल यानी कॉइल फिलामेंट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो प्रकाश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रकाश के उत्पादन बढ़ाने के लिए लैंपों में कुंडलित फिलामेंट का उपयोग किया जाता है प्रकाश के उत्पादन बढ़ाने के लिए। किस लैंप में कोल्ड कैथोड लैंप के रूप में वर्गीकृत किया गया, तो किस लैंप को कोल्ड कैथोड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका नियॉन साइन लैंप में कोल्ड कैथोड लैंप के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नियॉन साइन लैंप को कोल्ड कैथोड लैंप के रूप में वर्गीकृत किया गया किसे, तो नियॉन साइन लैंप को वर्गीकृत किया। 23 कह रहा है कि एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करेगा, तो ये निर्भर करता है फास्फोरस की कोटिंग पर निर्भर करता है। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करेगा, तो फास्फोरस की कोटिंग पर निर्भर करता है, फास्फोरस की कोटिंग पर एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में। कह रहा है कि लैंपों में श्रेणी सर्किट में यदि एक लैंप फ्यूज में हो जाता है तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, कोई भी लैंप नहीं जलेगा। लैंपों के श्रेणी सर्किट में यदि एक लैंप फ्यूज हो जाता है तो क्या होगा, तो कोई भी लैंप नहीं जलेगा। लैंपों की श्रेणी सर्किट में यदि एक लैंप फ्यूज हो जाता है तो कोई भी लैंप क्या होगा, तो नहीं जलेगा, सीरीज में रहेगा तब। नेक्स्ट है 25 नंबर कह रहा है कि रख रखाव यानी मेंटेनेंस फैक्टर के किस अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया। जो रख रखाव के कारक को किस अनुपात में परिभाषित किया गया, तो ये परिभाषित किया गया किसमें, तो समान परिस्थितियों में प्रदीप्त और आदर्श परिस्थितियों के अनुपात में मेंटेनेंस फैक्टर को अनुपात में डिवाइड किया गया। समान परिस्थितियों की प्रदीप्त और आदर्श परिस्थितियों के अनुपात में समान परिस्थितियों के प्रदीप्त और आदर्श परिस्थितियों के अनुपात में मेंटेनेंस फैक्टर को अनुपात में रखा गया।
नेक्स्ट करें कि स्टेडियम जैसे बड़े खुले क्षेत्र में किस प्रकार की लाइटिंग का प्रयोग किया जाता है, तो फ्लड लाइटिंग का प्रयोग करती है स्टेडियम में। फ्लड लाइटिंग का प्रयोग किया जाता है स्टेडियम में किया जाता है। जो बड़े खुले क्षेत्रों में लाइटिंग के जो सिस्टम होता है फ्लड लाइटिंग का प्रयोग किया जाता है। क्रय सतह से लैंप की दूरी दुगनी कर दी जाए तो प्रदीप्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इसका प्रभाव 1/4 हो जाएगा। सतह के लैंप की दूरी दुगनी कर दी जाती है तो प्रदीप्त का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो यह 1/4 हो जाएगा। प्रदीप्त पर प्रभाव क्या हो जाएगा, लैंप की दूरी दुगनी कर दी जाती है तो प्रदीप्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ठोस कोण की इकाई क्या होता है, तो स्टेरेडियन होता है ठोस कोण का इकाई। कार्बन आर्क लैंपों में आमतौर पर उपयोग कहाँ किया जाता है, कार्बन आर्क लैंपों में आमतौर पर उपयोग कहाँ किया जाता है कार्बन लैंप का, तो ये सिनेमा प्रोजेक्ट में कार्बन आर्क लैंपों को आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, सिनेमा प्रोजेक्टर में किया जाता है। कह रहा है कि एम ए प्रकार के मरकरी वेपर लैंप का पूर्ण नाम क्या होता है, तो मरकरी आर्गन हो जाता है। एम ए प्रकार के वेपर लैंप का नाम क्या हो जाएगा, तो एम ए यानी मरकरी आर्गन हो जाएगा। 31 कह रहा है कि अच्छे प्रदीपन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है, तो अच्छे प्रदीपन के लिए कारक क्या हो जाएगा, तो अच्छे प्रदीपन के लिए एक कारक क्या हो जाएगा, तो इसमें समान प्रकाश होता है, उचित छाया होगा। अच्छे प्रकार के उद्दीपन के लिए चकाचौंध क्या होती है, रहित होती है, चकाचौंध रहित हो जाएगा अच्छे प्रदीपन के लिए। और समान प्रकाश की लाइट होगा, उचित छाया होगा, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। कह नियॉन साइन ट्यूब में फायरमैन स्विच का उपयोग किसके लिए किया जाता है, नियॉन साइन ट्यूब में फायरमैन स्विच का उपयोग किसके लिए किया जाएगा, तो ये किया जाता है आपातकाल के दौरान आपूर्ति काटने के लिए किया जाता है। फायरमैन स्विच का प्रयोग किया जाता है आपातकाल के दौरान आपूर्ति को काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट करें कि लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में किस गैस का उपयोग किया जाता है, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका नियॉन और आर्गन। लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो नियॉन और आर्गन का किया जाता है। लो प्रेशर सोडियम में लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में किस गैस का उपयोग करेगा, तो नियॉन और आर्गन को करेगा, नियॉन और आर्गन। करा कि 34 एक डिस्चार्ज ट्यूब में जिंक सिलिकेट पाउडर द्वारा उत्सर्जित प्रकाश करण कैसा होगा, एक डिस्चार्ज ट्यूब में जिंक सिलिकेट पाउडर द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, तो गुलाबी होगा। कैसा रंग होगा, गुलाबी रंग होगा। डिस्चार्ज ट्यूब में जिंक सिलिकेट पाउडर द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होगा, तो गुलाबी होगा। जिंक सिलिकेट पाउडर में उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होगा, तो गुलाबी। मरकरी वेपर लैंप किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो ये गैस के आयनीकरण गैस आयनाइजेशन पर कार्य करता है। मरकरी वेपर लैंप किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो गैस के आयनीकरण पर सिद्धांत पर कार्य करेगा, गैस के आयनीकरण। अंतर्राष्ट्रीय कैंडल में एक कैंडेला का मान क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कैंडल में एक कैंडेला का मान क्या होगा, तो इसका होगा 0.982 होता है। एक कैंडेला का मान 0.982 हो जाएगा। नियॉन साइन ट्यूब में कौन सा पाउडर गुलाबी रंग देता है, तो कौन सा पाउडर गुलाबी रंग देगा नियॉन साइन ट्यूब में, तो ये देगा कैडमियम बोरेट देता है, गुलाबी रंग का कलर देगा। नियॉन साइन ट्यूब में कौन सा पाउडर है जो गुलाबी कलर देगा, तो कैडमियम बोरेट देता है गुलाबी कलर, कैडमियम बोरेट। नेक्स्ट है 38 करें कि प्रकाश के प्रत्यक्ष प्रणाली में कितना प्रकाश नीचे की ओर भेजती है, तो 90 से कितना नीचे की ओर कितना भेजेगा, तो भेजता है कितना 90 से 100% भेजेगा नीचे भेजता है कितना 90 से प्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली में कितना प्रकाश नीचे की ओर भेजेगा, तो 90 से 100% इसका डी ये हो जाएगा 90 से नीचे भेजेगा 90 से 100%। एक अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली में कितना प्रकाश ऊपर की ओर भेजेगा, तो ये ऊपर की ओर भेजता है कितना, तो ऊपर की ओर भेजेगा 60 से 90% भेजता है ऊपर की ओर। नीचे कहेगा तो नीचे 90 से 10% 100% और 60 से 90% है अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली जो ऊपर की ओर भेजता है 60 से 90% तक। एक नियॉन ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी होती है, तो एक नियॉन ट्यूब में इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 1 मीटर से 5 मीटर के बीच में होता है। नियॉन ट्यूब का दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 मीटर से 5 मीटर के बीच में होगा।
कह निम्नलिखित में से किस लैंप की ज्योति दक्षता सबसे अधिक होगा, तो ज्योति दक्षता सबसे अधिक सोडियम वेपर लैंप का होता है। किस लैंप का ज्योति दक्षता सबसे अधिक होगा, तो सोडियम वेपर लैंप का हो जाएगा। कह कि एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में चौक का क्या उद्देश्य होता है, तो चौक का क्या उद्देश्य होगा, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है शुरू करने के लिए उच्च वोल्टेज प्रदान करता है। एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में चौक का क्या उद्देश्य होगा, तो शुरू करने के लिए उच्च वोल्टेज देता है चौक। नेक्स्ट है कह कि 43 कह कि फ्लोरेसेंट ट्यूब के भीतर दीवार पर किस सामग्री का लेप लगाया जाता है, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब के भीतर दीवार पर किस सामग्री का लेप लगाएगा, तो इसका लेप लगाया जाता है फ्लोरेसेंट पाउडर का लगाया जाता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब के भीतर दीवार पर किस सामग्री का लेप लगाया जाएगा, तो फ्लोरेसेंट पाउडर का लगाया जाता है, फ्लोरोसेंट पाउडर। एक लैंप में 100 वाट बटा 250 वोल्ट के अंकित है, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो इसका प्रतिरोध होगा 625 ओम हो जाएगा। 100 वाट के रहेगा और 250 वोल्ट का अंकित रहेगा, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 625 ओम हो जाएगा। ज्योति तीव्रता को और किस नाम से जानते हैं, तो कैंडेला पावर के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से, तो ज्योति तीव्रता को और किस नाम से, कैंडेला पावर के नाम से जाना जाता है। कह कि ऑटोमोबाइल में हैंड लैंप के लिए किस लैंप का प्रयोग किया जाता है, तो ऑटोमोबाइल में हैंड लैंप के लिए किस लैंप का प्रयोग करेगा, तो ये प्रयोग किया जाता है हैलोजन लैंप का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में हैंड लैंप के लिए किस लैंप का प्रयोग किया जाता है, तो हैलोजन लैंप का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में हैंड लैंप में किस लैंप का उपयोग किया जाता है, तो हैलोजन लैंप का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव किस लैंप से संबंधित है, तो स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव जो किस लैंप से संबंधित है, तो ये फ्लोरोसेंट लैंप से संबंधित है। स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव जो किस लैंप से संबंधित है, तो फ्लोरोसेंट लैंप से संबंधित है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो ये 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री होता है। किस प्रणाली में प्रकाश ऊपर और नीचे के समान रूप से वितरित होता है, तो इनडायरेक्ट लाइट में होगा। इनडायरेक्ट लाइट में क्या रहता है, तो प्रकाश ऊपर से नीचे, किस प्रकाश प्रणाली में प्रकाश ऊपर और नीचे के समान रूप से वितरित होता है, तो समान लाइटिंग में ऊपर नीचे क्या रहता है, तो समान रूप से वितरित होता है, समान लाइटिंग में होता है। यानी जनरल लाइटिंग में क्या होगा, तो प्रकाश जो ऊपर और नीचे में समान रूप से वितरित होगा, समान लाइटिंग में। कह कि HPMB हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप के आंतरिक ट्यूब में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो किस गैस का, तो इसका आर्गन का प्रयोग करेंगे। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में कि आंतरिक ट्यूब में किस गैस का, तो आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। स्पेस हाइट अनुपात की इकाई क्या होगी, तो स्पेस हाइट की अनुपात कितनी होगी, तो इसका हाइट होगा, यह इकाई रहित होता है। स्पेस हाइट के अनुपात क्या होता है, तो इकाई रहित होता है। ह्रास कारक यानी डिप्रिसिएशन फैक्टर हमेशा कैसा होता है, ह्रास कारक का, तो डिप्रिसिएशन फैक्टर इसका कितना, 1 से अधिक होगा। ह्रास कारक का डिप्रिसिएशन फैक्टर कितना होगा, तो 1 से अधिक होता है। इनमें से कौन सा गैस डिस्चार्ज लैंप है, तो कौन सा गैस होता है जो डिस्चार्ज लैंप है, तो डिस्चार्ज लैंप कौन सा होता है, तो ये लैंप होता है, ये लैंप होता है सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप और नियॉन लैंप, ये सब क्या है, तो डिस्चार्ज लैंप होता है, जो गैस को क्या करती है, डिस्चार्ज करती है। सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप और नियॉन लैंप क्या करती है, तो ये सब उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर है, जो सभी गैस को क्या करती है, तो डिस्चार्ज करती है। नेक्स्ट है 54 कर रहा है कि ज्योति फ्लक्स के लिए किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है ज्योति फ्लक्स को, तो ये दर्शाया जाता है फाई के द्वारा। ज्योति फ्लक्स को फाई के द्वारा दर्शाया जाता है। बल्बों में बायोनेट कैप का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि बल्ब के होल्डर को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है बायोनेट कैप को। बल्बों में बायोनेट कैप क्या करती है, तो बल्ब को होल्डर पे पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है बायोनेट कैप को। कह कि सप्लाई की आवृत्ति निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है, तो सप्लाई की आवृत्ति किसे प्रभावित करता है, डिस्चार्ज लैंप को प्रभावित करता है। जो सप्लाई का आवृत्ति होता है किसे प्रभावित करेगा, तो डिस्चार्ज लैंप को प्रभावित करेगा।
सप्लाई की आवृत्ति किसे प्रभावित करेगा, तो डिस्चार्ज लैंप को। कह रहा है कि सोडियम वेपर लैंप में स्टार्टिंग करंट कैसा होता है, सोडियम वेपर लैंप में। तो स्टार्टिंग करंट कैसा होगा, तो रनिंग करंट से क्या होता है, अधिक होता है। सोडियम वेपर लैंप में स्टार्टिंग करंट कैसा होगा, तो रनिंग करंट से क्या होगा, तो अधिक होगा। कह रहा है कि डिस्चार्ज लैंप में कौन सा पाउडर नीला रंग देता है, तो डिस्चार्ज लैंप में कौन सा कलर है जो नीला रंग देगा, तो देता है कैल्शियम टंगस्टेट। डिस्चार्ज लैंप में कौन सा पाउडर नीला कलर देगा, तो कैल्शियम टंगस्टेट देगा, ठीक है। एक निर्वात लैंप में कांच के बल्ब आंतरिक सतह कैसी होती है, तो निर्वात लैंप में कांच के बल्ब का आंतरिक सतह कैसी होगी, तो ये हमेशा कैसा होगा, तो ये समय के साथ काली पड़ जाती है। निर्वात लैंप में कांच के बल्ब आंतरिक सतह पर कैसा, तो काली पड़ जाती है आंतरिक सतह पर। कह विज्ञापन प्रदर्शनों के लिए लैंप का सबसे उपयुक्त क्या होता है, तो इसमें कौन सा होता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है नियॉन साइन लैंप का प्रयोग किया जाता है विज्ञापन प्रदर्शनों के लिए। विज्ञापन प्रदर्शनों के लिए कौन सा लैंप का उपयोग करती है, तो नियॉन साइन लैंप का प्रयोग करेगा। इल्यूमिनेशन का सेट नंबर 2 है, जो मॉड्यूल 9 इल्यूमिनेशन का कितना सेट नंबर 2 है। और फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम वेपर लैंप का औसतन कार्य जीवन कितना होता है, तो सोडियम वेपर लैंप का औसतन जीवन काल कितना होता है, तो 9000 घंटा होता है। सोडियम वेपर लैंप का औसतन कार्य जीवन कितना होता है, तो 900 घंटा होगा। कह रहा है कि उच्च दाब सोडियम वेपर, जो हाई प्रेशर सोडियम वेपर होता है, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का आर्क ट्यूब रासायनिक क्रियाओं से बचाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो आर्क ट्यूब में जो रासायनिक क्रियाओं से बचाने के लिए किसका प्रयोग करेगा, तो सिंटर्ड एल्यूमिनियम सिरेमिक का प्रयोग किया जाता है। जो हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप होता है उसमें आर्क ट्यूब को रासायनिक क्रियाओं से बचाने के लिए सिंटर्ड एल्यूमिनियम सिरेमिक का प्रयोग करेगा, सिंटर्ड एल्यूमिनियम सिरेमिक का प्रयोग करेगा। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का आर्क ट्यूब लगभग किस तापमान पर संचालित होता है, तो आर्क ट्यूब कितना डिग्री पर रहेगा टेम्परेचर उसका, तो इसका 2000 डिग्री सेल्सियस रहता है। जो हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का आर्क ट्यूब का टेम्परेचर कितना होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 4 कह रहा है कि निम्न दाब सोडियम वेपर लैंप में लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में लैंप का डिस्चार्ज ट्यूब यू आकार को क्यों रखा जाता है, तो लैंप के क्यों रखा जाता है यू को, तो लैंप जैकेट को क्या करती है, आकार को कम करने के लिए रहता है, किसका, तो लैंप जैकेट को आकार को कम करने के लिए यू आकार का शेप दिया जाता है। निम्न दाब सोडियम वेपर लैंप में डिस्चार्ज ट्यूब का यू आकार क्यों रखा जाता है, क्योंकि लैंप जैकेट के आकार को कम करने के लिए यू आकार का साइज देता है। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में विसर्जन या डिस्चार्ज शुरू करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक वोल्टेज कितना होता है, तो आवश्यक प्रारंभिक वोल्टेज कितना हुआ, तो 2.5 किलोवाट होता है। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में विसर्जन शुरू करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक वोल्टेज लगभग कितना होता है, तो 2.5 किलो वोल्ट होता है, 2.5 किलो वोल्ट होगा। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप के विसर्जन शुरू करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक वोल्टेज लगभग कितना होगा, तो 2.5 किलो वोल्ट होगा। सोडियम लैंप सर्किट में उपयोग किए जाने वाले लीक ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है, तो सोडियम वेपर लैंप है सर्किट में उपयोग किए जाने वाले लीक ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य होता है उच्च प्रारंभिक वोल्टेज प्रदान करना और करंट को सीमित करना। जो सोडियम लैंप सर्किट में उपयोग किए जाने वाले लीक ट्रांसफार्मर का उद्देश्य होता है, तो लीक ट्रांसफार्मर का उद्देश्य होता है कि उच्च प्रारंभिक वोल्टेज देगा, फिर करंट को क्या करेगा, सीमित करेगा। उच्च वोल्टेज देगा और करंट को सीमित करता है कौन, तो लीक ट्रांसफार्मर करता है। कह कि कम वोल्टेज पर स्टार्टिंग सुविधा के लिए लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप को अंदर नियॉन के साथ किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप को अंदर नियॉन के साथ किस गैस का प्रयोग करेगा, तो इसका प्रयोग करता है 1% आर्गन का प्रयोग करेगा। लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में अंदर नियॉन के साथ किस गैस का उपयोग किया जाएगा, तो 1% आर्गन का किया जाता है। लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप के डिस्चार्ज ट्यूब को आंतरिक रूप से किस सामग्री से लेपित किया जाता है, आंतरिक रूप से किस सामग्री से लेपित करेगा, तो ये लेपित करता है फ्लोरेसेंट पाउडर के रूप में, इसका फ्लोरेसेंट पाउडर के रूप में आंतरिक रूप में लेपित किया जाता है। फ्लोरेसेंट पाउडर को लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है 9 कह रहा है कि लीक ट्रांसफार्मर में समान संचालन के दौरान चुंबकीय फ्लक्स के लिए उच्च प्रतिरोध पथ के रूप में क्या कार्य करता है? तो ये वायु अंतराल शंट का प्रयोग करते हैं। लीक ट्रांसफार्मर में समान संचालन के दौरान चुंबकीय फ्लक्स के लिए उच्च प्रतिरोध पथ के रूप में क्या कार्य करे? तो वायु अंतराल शंट का प्रयोग करता है। लीक ट्रांसफार्मर में समान संचालन के दौरान चुंबकीय फ्लक्स के लिए उच्च प्रतिरोध पथ के रूप में क्या कार्य करेगा? तो वायु अंतराल शंट को कार्य करेगा। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप सर्किट में इग्नाइटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में इग्नाइटर का प्राथमिक कार्य क्या होगा? तो इग्नाइटर का प्राथमिक कार्य क्या होगा? तो इग्नाइटर का प्राथमिक कार्य होगा वोल्टेज को प्लस उत्पन्न करना। उच्च वोल्टेज को प्लस उत्पन्न करेगा, इग्नाइटर का काम रहता है। इग्नाइटर का क्या काम रहता है सोडियम वेपर लैंप में? तो हाई प्रेशर लैंप सर्किट में इग्नाइटर का प्राथमिक कार्य होता है तो उच्च क्या करेगा? तो उच्च वोल्टेज प्लस उत्पन्न करता है। इग्नाइटर क्या करेगा? तो उच्च वोल्टेज प्लस उत्पन्न करेगा। उच्च वोल्टेज प्लस उत्पन्न करेगा कौन? इग्नाइटर के द्वारा। ये प्राथमिक कार्य होता है इग्नाइटर का। कह कि सोडियम वेपर लैंप के प्रति वर्ग सेंटीमीटर ज्योति तीव्रता कितनी होती है? तो सोडियम वेपर लैंप के प्रति वर्ग सेंटीमीटर ज्योति तीव्रता कितना होगा? तो इसका ज्योति तीव्रता होगा 7.5 कैंडेला होता है। कितना? 7.5 कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता सोडियम वेपर लैंप का 7.5 कैंडेला होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब सोडियम लैंप ठंडा होता है तो ट्यूब के अंदर सोडियम किस रूप में होता है? जब सोडियम लैंप ठंडा होता है तो ट्यूब के अंदर सोडियम किस रूप में होगा? तो इसका रूप क्या होगा? तो इसका छोटे ठोस बिंदुओं के रूप में होता है। जब सोडियम लैंप ठंडा हो जाता है तो क्या होता है? बूंदे बूंद फैल जाता है। ट्यूब के अंदर सोडियम के रूप में छोटे छोटे ठोस बिंदु के रूप में सोडियम क्या रहता है? तो फैल जाती है। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में कौन सा घटक लैंप को पूरी तरह से चालू होने के बाद चौक के रूप में कार्य करेगा? तो हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में सर्किट में कौन सा घटक है जो लैंप को पूरी तरह से चालू होने के बाद चौक के रूप में कार्य करेगा? तो चौक के रूप में लीक ट्रांसफार्मर कार्य करता है। पूरी तरह से चालू होने के बाद चौक के रूप में कार्य करेगा हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में। तो कार्य चौक के रूप में कार्य करता है तो लीक ट्रांसफार्मर करती है। 14 कह रहा है कि यदि करंट डेंसिटी बहुत अधिक हो तो सोडियम लैंप की एफिशिएंसी यानी दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करंट की डेंसिटी क्या होगा? बहुत अधिक हो तो सोडियम लैंप की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा, तेजी से क्या होती है? घटती है। यदि करंट डेंसिटी बहुत अधिक हो तो सोडियम लैंप की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये तेजी से घटती है। लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का निर्माण वैक्यूम फ्लास्क का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाएगा? तो ये किया जाता है ट्यूब के तापमान को बनाए रखने के लिए। लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप के निर्माण के लिए वैक्यूम फ्लास्क का उपयोग क्यों किया जाता है? ट्यूब के तापमान को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ट्यूब के तापमान को बनाए रखने के लिए वैक्यूम फ्लास्क का प्रयोग किया जाता है। लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में प्रयोग किया जाता है। ट्यूब के तापमान को क्या रखते हैं? बनाए रखने के लिए वैक्यूम फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। कह कि हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में सहायक इलेक्ट्रोड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सहायक इलेक्ट्रोड का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है समान आपूर्ति वोल्टेज पर विसर्जन शुरू करना। समान आपूर्ति वोल्टेज पर क्या करेगा? तो विसर्जन को शुरू करता है। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में सहायक इलेक्ट्रोड क्या करेगा? तो समान आपूर्ति वोल्टेज पर विसर्जन क्या कर देता है? अपना काम शुरू कर देता है विसर्जन करने के लिए। नेक्स्ट है 17 नंबर करें कि जो MA यानी मरकरी आर्गन होता है MA प्रकार के जो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप के आंतरिक विसर्जन ट्यूब बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करता है? तो विसर्जन ट्यूब बनाने के लिए किसका प्रयोग करेगा? तो ये प्रयोग करता है कठोर बोरोसिलिकेट कांच का प्रयोग करता है। जो मरकरी आर्गन के प्रकार के जो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का आंतरिक विसर्जन ट्यूब बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करता है?
तो जो मरकरी वेपर लैंप है जो विसर्जन ट्यूब बनाने के लिए, जो आंतरिक विसर्जन ट्यूब बनाने के लिए कठोर बोरोसिलिकेट कांच का प्रयोग करेगा, कठोर बोरोसिलिकेट कांच का प्रयोग करेगा। जो मरकरी आर्गन जो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को पूर्ण रूप से विकसित होने में लगभग कितना समय लगेगा? तो पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए कितना समय लगेगा? तो इसका टोटल टाइम लगता है कितना? तो 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट लगता है मरकरी आर्गन प्रकार के जो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में लगभग कितना? तो 5 मिनट लगेगा। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में सहायक इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी में उच्च प्रतिरोध क्यों जोड़ा जाता है? तो श्रेणी में क्यों जोड़ा जाता है उच्च प्रतिरोध के साथ? तो ये जोड़ा जाता है किस लिए? तो स्टार्टिंग करंट को सीमित करने के लिए। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में सहायक इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी में उच्च प्रतिरोध क्यों जोड़ा जाता है? तो स्टार्टिंग करंट को सीमित करने के लिए जोड़ा जाता है। स्टार्टिंग करंट को सीमित करने के लिए इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को। नेक्स्ट है 20 नंबर कह रहा है कि 400 वाट के हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप की प्रकाश दक्षता कितनी होती है? तो 400 वाट पर कितना? 400 वाट पर मरकरी वेपर का लैंप की दक्षता कितना होगा? तो इसका दक्षता हो जाएगा 25 वन मीटर पर वाट हो जाएगा। कितना होता है? 25 मीटर पर वाट हो जाएगा। 400 वाट पर हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप की प्रकाश दक्षता कितनी होती है? तो 25 मीटर पर वाट होता है। 25 मीटर पर वाट हो जाएगा। 21 करें कि आंतरिक ट्यूब को क्षति से बचाने के लिए हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को हमेशा किस स्थिति में उपयोग करना चाहिए? तो क्षति से बचाने के लिए हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को हमेशा किस स्थिति में उपयोग करना चाहिए? तो इसका स्थिति क्या होगा? तो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल के रूप में कार्य लगेगा, तब हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप क्या होगा? तो फ्यूज जल्दी नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल के रूप में यूज करेंगे। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को बंद करने के बाद तुरंत पुनः क्यों शुरू नहीं होता? तो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को बंद करने के बाद यह तुरंत पुनः क्यों नहीं शुरू हुआ? क्योंकि इसमें क्या होता है, जब तक अंदर का वाष्प घट नहीं जाता। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को बंद करने के बाद यह तुरंत पुनः क्यों शुरू नहीं होता है? तो क्योंकि जब तक ये अंदर का वाष्प दाब क्या होता है, घट नहीं जाता। जब तक अंदर का वाष्प दाब घटेगा नहीं, जब तक इस पर पुनः शुरू नहीं हो सकता, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप नहीं शुरू होगा। नेक्स्ट है 23 कह रहा है कि स्टार्टिंग में सहायता के लिए हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को आंतरिक ट्यूब में मरकरी के साथ किस प्रकार का गैस भरा जाता है? तो किस प्रकार का गैस भरेगा? तो इसमें आर्गन गैस भरा जाता है। हाई प्रेशर मरकरी लैंप में आंतरिक ट्यूब को मरकरी के साथ किस प्रकार का गैस भरेगा? तो मरकरी के साथ आर्गन गैस भरा जाता है। किस में? तो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में भरा जाता है मरकरी के साथ आर्गन। करा कि 24 करा फ्लोरोसेंट लैंप किस मौलिक सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्लोरोसेंट लैंप है जो किस मौलिक सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो इसका मौलिक सिद्धांत क्या रहता है? तो इसका गैस विसर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्लोरोसेंट लैंप है जो गैस विसर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्लोरोसेंट लैंप गैस विसर्जन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है फ्लोरेसेंट ट्यूब का आंतरिक सतह पर किस पदार्थ का लेप लगाया जाता है? तो फ्लोरेसेंट ट्यूब के आंतरिक सतह पर किस पदार्थ का लेप लगाया जाएगा? तो इसका लेप होगा फ्लोरेसेंट पाउडर या फॉस्फर का लेप लगाया जाता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब के आंतरिक सतह पर किस पदार्थ का लगाया जाता है? तो फ्लोरेसेंट पाउडर या फॉस्फोरस का। 26 करें जब फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर पराबैंगनी किरण फॉस्फर कोटिंग से टकराती तो क्या होता है? जब फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर पराबैंगनी किरणों फॉस्फर कोटिंग से टकराती तो क्या होगा? तो फॉस्फर कोटिंग से टकराएगा तो यह दीर्घ प्रकाश उत्सर्जित होती है। जब फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर पराबैंगनी किरणें फॉस्फर कोटिंग से टकराती तो दीर्घ प्रकाश क्या होती है? तो उत्सर्जित होती है दृश्य प्रकाश। नेक्स्ट है फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर निष्क्रिय गैस के साथ कम मात्रा में क्या भरा होता है? तो फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर निष्क्रिय गैस के साथ कम मात्रा में क्या भरा रहेगा? तो ये भरा रहता है मरकरी का बूंद भरा रहेगा। मरकरी का ड्रॉप रहता है निष्क्रिय गैस के रूप में भरा किस में? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 करें कि हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में प्रारंभिक विसर्जन किन दो घटकों के बीच होता है। तो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में प्रारंभिक विसर्जन किन दो घटकों के बीच होगा। तो ये होता है मुख्य इलेक्ट्रोड और सहायक इलेक्ट्रोड के बीच में होता है। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में प्रारंभिक विसर्जन किन दो घटकों के बीच होगा। तो मुख्य इलेक्ट्रोड और सहायक इलेक्ट्रोड के बीच में होगा। मुख्य इलेक्ट्रोड और सहायक इलेक्ट्रोड के बीच में होता है। करें एक विसर्जन लैंप सर्किट में चौक का क्या कार्य होता है। तो ये चौक का क्या कार्य होगा। तो करंट को सीमित करना और उच्च स्टार्टिंग वोल्टेज प्रदान करना। करंट को सीमित करता है और उच्च स्टार्टिंग वोल्टेज प्रदान करता है। एक विसर्जन लैंप सर्किट में चौक का क्या कार्य होता है। तो करंट को सीमित करता है और उच्च स्टार्टिंग वोल्टेज प्रदान करता है। एक विसर्जन लैंप सर्किट में चौक का क्या कार्य होता है। तो करंट को सीमित करता है और उच्च स्टार्टिंग वोल्टेज प्रदान करता है। 30 नंबर कह रहा है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जक पदार्थ के रूप में लेपित होता है। तो किस पदार्थ के उत्सर्जक के रूप में लेपित किया जाता है। तो ये किया जाता है कुंडलित टंगस्टन कैथोड का। फ्लोरेसेंट ट्यूब में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जक पदार्थ से लेपित होता है। किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेगा। तो ये कुंडलित टंगस्टन कैथोड का प्रयोग करता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में कुंडलित टंगस्टन कैथोड का उपयोग करेगा इलेक्ट्रोड में जिसके कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक पदार्थ को से लेपित होती है। कुंडलित प्रकार का होगा। नेक्स्ट है 31 करें कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में के टंगस्टन फिलामेंट में फ्लोरेसेंट ट्यूब के टंगस्टन फिलामेंट पर किस पदार्थ का लेप लगाया जाता है। तो किस पदार्थ का लेप लगाएगा। तो ये लेप लगाया जाता है बेरियम और स्ट्रोंटियम ऑक्साइड का मिश्रण का। बेरियम और स्ट्रोंटियम ऑक्साइड का मिक्सचर का लगाया जाता है फ्लोरेसेंट ट्यूब के टंगस्टन फिलामेंट के कैथोड पर लगाया जाता है। बेरियम और स्ट्रोंटियम ऑक्साइड का मिश्रण लगाया जाता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब की स्टार्टिंग के दौरान जो बैलास्ट और चौक का मुख्य कार्य क्या होगा। तो बैलास्ट और चौक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य होगा उच्च वोल्टेज प्रदान करता है। बैलास्ट और चौक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो उच्च वोल्टेज प्रदान करता है। नेक्स्ट है 33 करें कि फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट में सबसे अधिक किस प्रकार का स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट में सबसे अधिक किस प्रकार का स्टार्टर का प्रयोग करेगा। तो प्रयोग करता है ग्लो टाइप का। फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट में सबसे अधिक किस प्रकार का स्टार्टर का प्रयोग करता है। तो ग्लो टाइप का स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है सबसे अधिक। फ्लोरेसेंट ट्यूब में ग्लो टाइप का स्टार्टर सबसे अधिक यूज किया जाएगा। 34 करें कि एक ग्लो टाइप स्टार्टर में द्विधात्विक यानी बाईमेटालिक पट्टी के मुड़ने और संपर्क बंद करने का क्या कारण हो सकता है। तो ग्लो टाइप स्टार्टर में जो बाईमेटालिक यानी द्विव पट्टी के मुड़ने और संपर्क को बंद करने के लिए क्या कारण हो सकता है। तो इसका क्या कारण क्या हो जाएगा। तो इसका कारण होता है ग्लो विसर्जन द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। जो ग्लो विसर्जन द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा होता है उसके कारण क्या करेगा। तो द्विधातु पट्टी को मोड़ देगा या संपर्क को क्या कर देगा। तो बंद कर देगा। नेक्स्ट है 35 करें कि स्टार्टर टर्मिनलों के समांतर जुड़े जो 0.006 MFD कैपेसिटर का उद्देश्य क्या होता है। तो स्टार्टर टर्मिनलों के समानांतर 0.006 MFD कैपेसिटर के उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होगा रेडियो व्यवधान को ख़त्म करना यानी रेडियो इंटरफेरेंस को क्या करेगा ख़त्म कर देता है। 0.006 MFD कैपेसिटर का उद्देश्य होता है रेडियो व्यवधान यानी टू एलिमेंट रेडियो इंटरफेस। रेडियो व्यवधान को क्या कर देगा तो ख़त्म कर देगा। स्टार्टर टर्मिनलों के समांतर जुड़े होते हैं जो 0.6 कैपेसिटर का उद्देश्य होता है रेडियो व्यवधान को क्या करेगा तो ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट है 36 कह रहा है कि एक बार फ्लोरेसेंट ट्यूब चालू होने के बाद चौक का क्या भूमिका होता है। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब चालू होने के बाद चौक का क्या भूमिका रहेगा। तो इसका मुख्य भूमिका रहता है धारा के प्रवाह को सीमित करता है। एक बार फ्लोरेसेंट ट्यूब चालू होने के बाद चौक का क्या भूमिका होता है। तो धारा के प्रवाह को सीमित करता है। धारा के प्रवाह को सीमित करता है कौन। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब चालू होने के बाद चौक का क्या भूमिका होता है। धारा के प्रवाह को सीमित कर देगा।
हैलोजन लैंप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हैलोजन लैंप है जो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो पुनर्योजक चक्र सिद्धांत पर कार्य करता है। हैलोजन लैंप है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पुनर्योजक चक्र के सिद्धांत पर कार्य करेगा। मानक उद्दीपित यानी इनकैंडेसेंट मानक उद्दीपित लैंप की तुलना में हैलोजन लैंप का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होगा? तो मानक उद्दीपित लैंप की तुलना में हैलोजन लैंप का उपयोग करना मुख्य लाभ क्या हो जाएगा? तो इसका मुख्य लाभ होता है लंबी आयु और निरंतर ल्यूमिन आउटपुट होता है। मानक उद्दीपन लैंप की तुलना में हैलोजन लैंप का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होगा? तो लंबी आयु और निरंतर ल्यूमिन आउटपुट होता है। मानक उद्दीपित लैंप की तुलना में हैलोजन लैंप का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होगा? तो लंबी आयु और निरंतर लुमेन आउटपुट होता है। लंबी आयु और निरंतर लुमेन आउटपुट होता है मानक उद्दीपित में। नेक्स्ट है 39 कह रहा है कि हैलोजन लैंप में अक्सर किस गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह आयोडीन की तुलना में प्रकाश के अवशोषण को बेहतर तरीके से कम करती है। तो प्रकाश की तुलना में क्या होता है? हैलोजन लैंप में अक्सर किस गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह आयोडीन की तुलना में प्रकाश के अवशोषण को बेहतर तरीके से कम करती है। तो बेहतर तरीके से कम करती है कौन? तो ब्रोमीन करता है। हैलोजन लैंप में अक्सर किस गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह आयोडीन की तुलना में प्रकाश का अवशोषण को बेहतर तरीके से कम करती है, तो ये ब्रोमीन करता है। क्योंकि यह आयोडीन की तुलना में प्रकाश के अवशोषण को बेहतर तरीके से कौन करता है? तो ब्रोमीन करता है। ठीक है, ब्रोमीन करेगा। नेक्स्ट 40 नंबर करें कि हैलोजन लैंप की विशिष्ट प्रकाश दक्षता कितनी होती है? हैलोजन लैंप का तो हैलोजन लैंप का की विशिष्ट प्रकाश दक्षता कितना होगा? तो इसका दक्षता होता है 28 से 33 वन एम्पियर वाट होता है। 28 से 33 वन एम्पियर वाट होगा। हैलोजन लैंप की विशिष्ट प्रकाश दक्षता कितनी होगी? तो 28 से 33 वन मीटर पर वाट होगा। करें नेक्स्ट की थर्मल टाइप स्टार्टर में किसमें? थर्मल टाइप स्टार्टर में लैंप चालू होने से पहले स्विच संपर्कों के समान स्थिति क्या होगा? तो लैंप चालू होने से पहले स्विच संपर्कों की समान स्थिति क्या होगी? तो इसका समान स्थिति क्या हो जाएगा? तो समानता बंद हो जाएगा। जब थर्मल टाइप स्टार्टर में लैंप चालू होने से पहले स्विच संपर्कों को समान स्थिति से क्या होती है? तो समान बंद हो जाता है। लैंप चालू होने से पहले क्या होता है? तो बंद होता है। नेक्स्ट है 42 करेंगे स्टार्टिंग के दौरान चौक के द्वारा उत्पन्न उच्च वोल्टेज सर्ज में लगभग कितने वोल्ट का होता है? स्टार्टिंग के दौरान चौक के द्वारा उत्पन्न उच्च वोल्टेज लगभग कितने वोल्ट का होता है? तो उत्पन्न उच्च वोल्टेज लगभग कितने वोल्ट का हो जाएगा? तो लगभग कितना वोल्ट का होगा? ये लगभग कितना वोल्ट का होता है? तो 1000 वोल्ट का होता है। कितना वोल्ट का? तो 1000 वोल्ट का होता है। स्टार्टिंग के दौरान चौक के द्वारा उत्पन्न उच्च वोल्टेज लगभग कितना होगा? तो 1000 वोल्ट तक होता है। स्टार्टिंग के दौरान चौक के द्वारा उत्पन्न उच्च वोल्ट कितना होता है? तो 1000 वोल्ट हो जाएगा। 1000 वोल्ट। 43 कह रहा है कि मानक उद्दीपित बल्ब समय के साथ काले क्यों हो जाते हैं जबकि हैलोजन बल्ब नहीं होते? तो मानक उद्दीपित बल्ब हैं जो समय के साथ काला पड़ जाता है, हैलोजन बल्ब में काला नहीं पड़ता। इसका कारण क्या हो जाएगा? तो इसका कारण है हैलोजन वाष्पीकृत होता है और कालेपन को रोकता है। हैलोजन क्या होता है? तो वाष्पीकृत होता है और कालोपन को क्या रोकती है? हैलोजन बल्ब। नेक्स्ट है 44 कह रहा है कि हैलोजन लैंप कौन सा भाग है आंतरिक रूप से फिलामेंट संरचना को सहारा देता है? हैलोजन लैंप का कौन सा भाग है जो आंतरिक रूप से फिलामेंट संरचना को सहारा देगा? तो फिलामेंट की संरचना के सहारा देता है कौन? तो मॉलिबेडनम फॉयल देगा। कौन देगा? तो मॉलिबेडनम फॉयल क्या करता है? तो हैलोजन लैंप का आंतरिक रूप से फिलामेंट की संरचना को सहारा देता है मॉलिबेडनम फॉयल देता है सहारा। नेक्स्ट है 44 कह रहा है कि ट्यूब शुरू होने और ग्लो विसर्जन रुकने पर ट्यूब को शुरू होने और ग्लो विसर्जन के रुकने पर ग्लो स्टार्टर में द्विधातु पट्टी क्या होता है? तो ट्यूब शुरू होने और ग्लो विसर्जन रोकने पर ग्लो स्टार्टर में द्विधातु पट्टी क्या होगा? तो द्विधातु पट्टी होता है, यह ठंडी हो जाती है और संपर्क खुल जाता है। ट्यूब शुरू होने और ग्लो विसर्जन रुकने पर ग्लो स्टार्टर में द्विधातु पट्टी का क्या होगा? तो यह ठंडी हो जाती है और संपर्क खुल जाती है। यह ठंडी हो जाती है और यह संपर्क खुल जाती है।
यह ठंडी हो जाती है और संपर्क खुल जाती है, ठीक है। 45 का बी हो जाए। टंगस्टन हैलोजन लैंप में पुनर्योजक चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो पुनर्योजक चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो टंगस्टन के बाष्पीकरण को रोकना और उसे वापस फिलामेंट में लाना होता है। टंगस्टन हैलोजन लैंप में पुनर्योजक चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पुनर्योजक चक्र का मुख्य उद्देश्य टंगस्टन के बाष्पीकरण को रोकती है और वापस फिलामेंट पर लाती है। टंगस्टन हैलोजन लैंप में पुनर्योजक चक्र का मुख्य उद्देश्य होता है टंगस्टन को बाष्पीकरण को रोकती है और वापस कहाँ लाती है? फिलामेंट पर लाती है। नेक्स्ट है 47 करें कि हैलोजन लैंप के आवरण जो जैकेट के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? हैलोजन लैंप के आवरण के लिए जैकेट का किस सामग्री का उपयोग करेगा ताकि वह उच्च तापमान और दबाव को क्या से सह सके? तो किसका प्रयोग करेगा? तो ये प्रयोग करता है एस्फेटिक क्वार्ट्ज कांच का। क्वार्ट्ज कांच का प्रयोग किया जाता है हैलोजन लैंप के आवरण बनाने के लिए। किसका? तो क्वार्ट्ज कांच के लिए, जिससे क्या करता है? तो उच्च तापमान और दबाव को सहता है कौन? तो एस्फेटिक कांच यानी क्वार्ट्ज कांच सह लेता है। 48 करें कि किस न्यूनतम दीवार तापमान पर टंगस्टन हैलाइड बाष्पीकृत अवस्था में रहता है? टंगस्टन हैलाइड है जो बाष्पीकृत अवस्था में रहता है और फिलामेंट की ओर बढ़ता है। तो किस न्यूनतम दीवार तापमान पर टंगस्टन हैलाइड बाष्पीकृत अवस्था में रहता है और फिलामेंट के आगे की ओर बढ़ेगा? फिलामेंट की ओर बढ़ेगा कौन? तो 250 फ़ारेनहाइट होता है। 250 फ़ारेनहाइट होता है जो दीवार के तापमान पर टंगस्टन हैलाइड बाष्पीकृत अवस्था में रहता है और फिलामेंट की ओर आगे की ओर बढ़ेगा तो इसका टेम्परेचर होता है 250 फ़ारेनहाइट होता है। 250 करें कि 49 करा है कि समान वाट में जीएलएस लैंप की तुलना में हैलोजन लैंप की दक्षता क्या होगा? तो जीएलएस लैंप की तुलना में हैलोजन लैंप की दक्षता क्या होगा? तो इसका दक्षता 50% से अधिक होगा। 50% से अधिक होता है जीएलएस लैंप की तुलना में हैलोजन लैंप की दक्षता कितना होगा? तो 50% से अधिक होता है। करें कि इन लैंपों में हैलोजन के रूप में तत्वों के किस समूह का उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करेगा? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का किया जाता है। हैलोजन के रूप में तत्वों के रूप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रहता है। 51 करें कि हैलोजन लैंप में छोटे आकार का मुख्य लाभ क्या होता है? तो हैलोजन आकार में छोटे आकार का मुख्य लाभ क्या होगा? तो इसका मुख्य लाभ होगा लाइट बीम को सटीक नियंत्रण करता है। लाइट बीम को क्या करता है? सटीक नियंत्रण करता है कौन? तो हैलोजन लैंप का छोटे आकार लाइट बीम को सटीक नियंत्रण करता है। 52 करें कि किस प्रकार के CFL में ट्यूब और ब्लास्ट एक ही इकाई में एकीकृत होता है? ट्यूब और ब्लास्ट एक ही इकाई के एकीकृत होता है किसमें? तो ये एकीकृत होगा इंटीग्रेटेड CFL में होता है। किस प्रकार के CFL में ट्यूब और ब्लास्ट एक ही इकाई के एकीकृत में होता है? तो इंटीग्रेटेड CFL में होगा। नेक्स्ट है 53 करें कि एक CFL अपने पूरे जीवन काल में अपनी खरीद मूल्य की तुलना में बिजली लागत में कितनी बचत कर सकता है? तो CFL अपने पूरे जीवन काल में अपनी खरीद मूल्य की तुलना में बिजली लागत में कितनी बचत करेगा? ये बचत करता है कितनी? तो 5 गुना तक बचत करेगा। कितना? 5 गुना तक बचत करेगा। CFL अपने पूरे जीवन काल में खरीद मूल्य की तुलना में बिजली की लागत कितनी बचाता है? तो 5 गुना बचाता है CFL बल्ब। CFL का कार्य सिद्धांत किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है CFL? तो ये करता है मानक फ्लोरेसेंट लैंप के समान कार्य करता है। CFL के कार्य समान किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो मानक फ्लोरेसेंट के लैंप के समान कार्य करेगा। नेक्स्ट है 55 करें कि हैलोजन लैंप में दीवार का तापमान उच्च स्तर पर क्यों बनाए रखा जाना चाहिए? हैलोजन लैंप में दीवार का तापमान उच्च स्तर यानी 250 डिग्री सेल्सियस ऊपर क्यों बनाए रखा जाता है? तो क्योंकि इसमें कांच को पारदर्शी रखने के लिए बनाया जाता है। किसको? कांच को पारदर्शी बनाए रखने के लिए हैलोजन लैंप की दीवार का तापमान उच्च स्तर में क्यों बनाए रखता है? तो कांच को पारदर्शी बनाने के लिए 250 से ऊपर रखा जाता है। हैलोजन लैंप का दीवार का तापमान उच्च स्तर बनाए रखने के लिए क्या रखा जाता है? तो कांच का पारदर्शी बनाया जाता है, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर झेलने के लिए।
नेक्स्ट है 56 करें कि हैलोजन लैंप आमतौर पर किस पावर रेंज में उपलब्ध होते हैं। तो किस पावर रेंज में होता है, 100 वाट से 500 वाट के बीच में होगा। हैलोजन लैंप आमतौर पर किस पावर रेंज में उपलब्ध होता है, तो 100 वाट से 500 वाट के बीच में होता है हैलोजन लैंप। कह रहा है कि फास्फोर कोटिंग से टकराने से पहले CFL में मरकरी परमाणुओं द्वारा किस प्रकार का उत्सर्जित होता है। फास्फोर कोटिंग से टकराने से पहले CFL में मरकरी परमाणुओं द्वारा मरकरी परमाणुओं द्वारा किस प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित होगा, तो ये होता है पराबैंगनी विकिरण का। फास्फोर कोटिंग से टकराने से पहले CFL में मरकरी परमाणुओं द्वारा किस प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित होगा, तो पराबैंगनी विकिरण के लिए होता है। नॉन इंटीग्रेटेड CFL का नुकसान क्या होगा, तो नॉन इंटीग्रेटेड CFL का नुकसान क्या होता है, तो इसका नुकसान होगा उन्हें ब्लास्ट के साथ एक अलग ल्यूमिनर की आवश्यकता होती है। नॉन इंटीग्रेटेड CFL का नुकसान क्या होता है, तो ब्लास्ट के साथ उसको क्या होना चाहिए, तो एक अलग ही ल्यूमिनर की आवश्यकता होती है, इसलिए नॉन इंटीग्रेटेड का नुकसान है। 59 नंबर कर रहा है कि हैलोजन लैंप का व्यापक रूप से किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। तो हैलोजन लैंप का व्यापक रूप से किस क्षेत्र का उपयोग करेगा, तो ये उपयोग करता है टीवी, फोटोग्राफी और फिल्म कैमरे में। हैलोजन लैंप को व्यापक रूप से किस क्षेत्र में उपयोग करेगा, तो टीवी, फोटोग्राफर और फिल्म कैमरे में प्रयोग करेगा। CFL में सॉफ्ट वाइट प्रकाश क्या होता है, तो सॉफ्ट वाइट प्रकाश क्या होगा, तो GLS के समान बेहतर रंग के स्पेक्ट्रम वाला प्रकाश होता है CFL में सॉफ्ट वाइट प्रकाश क्या होता है, तो GLS के समान बेहतर रंग स्पेक्ट्रम वाला प्रकाश होता है। GLS के समान बेहतर रंग स्पेक्ट्रम प्रभाव देता है कौन, तो CFL वाइट देता है। और इसी के साथ सेवा समाप्त होता है। अब नींद आ रहा है।